नमस्कार। स्टोरी बॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्णचंद्र की लिखी कहानी अजनबी आंखें। चेहरे पर इसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे उसका सारा चेहरा अपना हो और आंखें किसी दूसरे की जो चेहरे पर पपोटों के पीछे महसूर कर दी गईं। इसकी छोटी नोकदार ठोरही, पिचके लबों और चौड़े चौड़े किलों के ऊपर दो बड़ी बड़ी गहरी स्याह आंखें अजीब सी लगती थीं। पूरा चेहरा एक चालाक ज़हीन, शातिर, खुदगरज और कमीने आदमी का था। ऐसा चेहरा जो 35 बरस बाद अक्सर उन इंसानों के यहाँ मिलता है जो नौजवान होते ही गलत धंधों में पड़ जाएं। इसीलिए मुझे उसकी आंखों से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। मालूम नहीं कहाँ से चुराई थीं जालिम ने ये आंखें। मैं इसकी दुकान पर अपनी कमीज सिलवाने गया था। कोलुऑन में इसकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। बाहर तख्ता लगा था। यहाँ जोड़ा 24 घंटे में तैयार किया जाता है। तख्ते ने मुझे दुकान के अंदर जाने पर माइल किया। एक तो ये थी, दूसरी वजह उसका नाम था जो तख्ते पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, प्रोप्राइटर बी डी इसरानी। वो बी डी इसरानी था और मैं जी डी इसरानी। नामों की मुमासिलत ने भी मुझे इस दुकान के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। वो उम्दा कपड़े पहने, मुंह में लंबा सिगार दाबे, हाथों में हीरे की 2 अंगूठियां पहने, बरहिया तंबाकू का खुशगवार धुआं छोड़ते अपनी कुशादा दुकान में इधर उधर घूम रहा था। पहले तो उसने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन ऑर्डर लेते वक्त जब उसने मेरा नाम मालूम किया तो खुशी से चौंक पड़ा। हम दोनों सिंधी थे और एक ही जात वाले, और ये हांगकांग था, वतन से इस कूदर दूर। चंद मिनटों में हम एक दूसरे से घुल मिल गए, जैसे बरसों के दोस्त हों। उसने मुझे रात के खाने पे अपने घर आने की दावत दी, जो मैंने फौरन कबूल कर ली। फिर मैंने अपनी एक तकलीफ भी इससे बयान की। मैं कैंट होटल में ठहरा था। बॉम्बे ऑब्जर्वर के नुमाइंदे की हैसियत से हांगकांग आया था। यह सस्ता किस्म का होटल था। एक रोज रात को 2 बजे के करीब में लौटा तो मालूम हुआ होटल के 8-10 कमरों में एक साथ चोरी हो गई है। बदकिस्मती से उनमें मेरा कमरा भी शामिल था। मेरे दोनों सूटकेस चोरी हो गए और टाइपराइटर भी। पुलिस तहकीकात कर रही थी, करेगी और करती रहेगी। मगर मुझे 2 दिन बाद बंबई लौटना था। ऑब्जर्वर के एडिटर ने फौरन वापस आने के लिए तार दिया था। हांगकांग में मेरा काम खत्म हो चुका था। अब मुझे बंबई पहुंचकर वहां से फौरन नैरोबी जाना था। मुझे कुछ रकम चाहिए। मैंने बी डी इसरानी से कहा, मगर मैं अब उसके ईव्ज सिर्फ अपना चेक पेश कर सकता हूं, वो भी हिंदुस्तान के बैंक का। कितनी रकम चाहिए? उसने पूछा। 500 रुपए। जरूर, बी डी इसरानी ने इत्मीनान का सांस लिया। मेरे साथ चलो, मैं अभी बैंक से अपनी गारंटी पर आपका चेक कैश किराए देता हूं, या खुद रकम दे दूंगा। यहां हम सिंधियों का अपना एक बैंक है, दी सिंधी मर्केंटाइल बैंक, 5 मंजिला इमारत में वाक़ था। बी डी इसरानी ने मुझे बताया कि बैंक की इमारत का मालिक वही है। 11,000 रुपए किराया हर महीने आता है। वो बैंक का डायरेक्टर भी है। 500 रुपए दिलवाकर उसने मुझसे कहा, शाम के ठीक 6 बजे मेरी दुकान पर आ जाना। घर जाने से पहले थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। मैं शाम के ठीक 6 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गया। वो पहले ही से मेरी राह देख रहा था। दुकान के मुलाजिमों को हिदायत देकर मेरे साथ बाहर निकला। दुकान के बाहर बादामी रंग की एक मर्सिडीज खड़ी थी। हम इसमें बैठ गए। वो मोटर बहुत तेज चला रहा था, मगर गाड़ी के ब्रेक बहुत उम्दा थे। इसका चेहरा छोटा मगर जिस्म बहुत मजबूत था। खासतौर पर उसके हाथ बड़े मजबूत और बालों से भरे दिखाई देते। खूबसूरत जोड़े के अंदर उसका जिस्म जरूर किसी बिन मांस या गोरीला का रहा होगा। वो राह चलते चलते सीटी बजाता, किसी खूबसूरत चीनी लड़की के करीब जाकर अपनी तेज मोटर एकदम धीमी करके इससे चीनी जबान में कुछ कहता और फिर हंसकर आगे चल देता। इसके लब और लहजे से मालूम होता था कि नाशाइस्ता फिक्रे किस रहा है। किसी चीनी लड़की से पिट्टे नहीं अब तक? मैंने पूछा। यहां किसमें हिम्मत है जो इस रानी को पीटे? ये गली मेरी है, तुम्हारी कैसे है? इस गली के सब गुंडों को मैं जानता हूं।
यहां मेरे 2 जुआ खाने चलते हैं, देखोगे? देख लेंगे। सामने क्राकरी की दुकान, पिछवाड़े जुआ खाना, दोनों के दरमियान जाए हाजत का एक लंबा कमरा, जिनके अंदर 2 उधेड़ उम्र के चीनी छोटे छोटे तौलिए लिए खड़े थे। वो इस रानी को तो पहचानते ही थे, इसलिए मुझे जुआ खाने जाते हुए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मगर दूसरे ग्राहकों के लिए कोड वर्ड था। इस जुआ खाने में वही जा सकता था जिसे वो खुफिया लफ्ज मालूम होता, वरना बस हाजत दूर करे और वापस हो जाए। मैं हर काम बड़े स्टाइल से करता हूं। बी डी। इस रानी ने मुझे अपना जुआ खाना दिखाते हुए कहा। उम्दा सजे हुए 10 कमरे, दुबईज बेआवाज घालीचे, खामोश मौदिब बैरे, नाजुक इंदाम चीनी लड़कियां जाम पेश करती हुईं और अमीर गाहक। यहां हाई क्लास जुआ चलता है, सिर्फ गन्ने चुने गाहक यहां आते हैं। रोज रात को $2,500-3,000 मुझे यहां से मिलता है। बाहर क्राकरी की दुकान भी अच्छी चलती है। बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने इससे कहा। यहां तो खलीफा हारून रशीद की तरह ताली बजाने को जी चाहता है। कौन खलीफा? उसने हैरत से मेरी तरफ देखकर पूछा। इसकी आंखें मुझे उस वक्त बड़ी मासूम और भोली सी मालूम हुईं। कुछ नहीं, मैंने बात टालते हुए कहा। बंबई में मेरा एक दोस्त है। वो मुझे उस वक्त याद आ गया जब वो कोई अच्छी जगह देखे तो ताली पीटने लगता है। क्या बचपना है, उसने मुझसे कहा और लंबा सिगार अपने मुंह में लेकर उसका खुशगवार धुआं मेरे मुंह पर फेंकने लगा। जुआ खेलोगे? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो मुझे लिए बाहर आ गया। दूसरा जुआ खाना दिखा के वो मुझे टी हॉक स्ट्रीट में ले गया। वहां भी सब लोग उसे जानते थे। उनके चेहरों से लगता था जैसे इससे डरते भी हों। यहां मेरा एक छंडू खाना है, इस रानी ने मुझसे कहा। क्या अभी तक इधर छंडू खाने मौजूद हैं? मैंने इससे पूछा। हांगकांग में तो हैं, उधर सुना है नहीं रहे। इस रानी ने मुंह से अपना सिगार निकाल उधर चीन की तरफ इशारा किया। चंडू खाने की फिजा मुझे बड़ी भली मालूम हुई। अच्छा इंतजाम था। हश्त पहलू चीनी शमदान, हर पहलू पर रंगदार झालरें लटकती हुईं, छोटे छोटे पियालों में अनवाओ इकसाम की मुनशियात और तिरछे पपोटों वाली हसीनाएं जो नशा ला सकती थीं। ये चंडू खाना भी हशत पहलू था। हर कमरा एक मरकजी हाल में निकलता, जिसमें चंद चीनी साजिंदे बैठे थे और एक चीनी रक्कासा ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। मिकाओ से मंगाई है, इस रानी ने मुझे बताया। $200 रोज पर कैसी है? अच्छी है। मिलोगे? नहीं, तुम्हारी मर्जी। बाहर आके हम उसकी मर्सिडीज में उड़ गए। उसने बताया पूरे कोलवान में टी हॉक का चंडू खाना सबसे बढ़िया है। रात को $5-7 की गाहकी होती है, दिन को भी 2-2.5 की हो जाती है। वंडरफुल बिजनेस। और कपड़े की दुकान? मैंने पूछा। अरे वो तो एक साइन बोर्ड है, वहां से किया मिलता है। आजकल सीधा धंधा करके कौन जी सकता है? कैसी बेवकूफी की बात करते हो, उसने मुझसे कहा। इसमें क्या शुभा है, मैंने जवाब दिया। फिर वो मुझे एक कहवा खाने ले गया। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो दरअसल मुझे अपनी सल्तनत दिखा रहा था। गरीब सिंधी आज से 35 बरस पहले $200 लिए हांगकांग आया था। आज उसी भी डी। इस रानी का शुमार हांगकांग के अमीर तरीन लोगों में होता है। ऐसे ऐसे मेरे 6 हैं, उसने पहला कहूबा खाना दिखाते हुए कहा। कोई लड़की पसंद आई? नहीं। क्या तुमको लड़कियां पसंद नहीं? हैं तो सही, मगर अपने घरों में। क्या मतलब? उसने फिर उन्हीं हैरतज़दा मासूम निगाहों से मेरी तरफ देखा जो उसकी बड़ी बड़ी रोशन और सियाल पतीलों से छिन कर आ रही थीं। इस लम्हे वो निगाहें बहुत पाकीज़ा थीं, सर्दियों की पहली बर्फ की तरह मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। मैंने तशरीह करना मुनासिब ना समझा, सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए हांगकांग और कलकत्ता या बंबई के कहवा खानों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई फर्क है तो महज जाहिरी सजाट या फिर चेहरे की जाहिरी साखत में। वहां लड़कियां भारतीय हैं, यहां चीनी, और कोई फर्क नहीं। ओह, मैं समझ गया,
तुमको फॉरेन माल पसंद है। एम्बेसी रोड पर जो मेरा बुरा थल है, इसमें बाहर का माल भी मिलता है। अभी तुमको उधर ले चलता हूं। उधर एक नई छोकरी आई है, इसको जरा देख लूं। इस रानी ने मुहतमिम से चीनी में कुछ बात की। वो लोग हमें एक नियम तारीख कमरे में ले गए, जहां एक चीनी लड़की हाथ पांव से बंधी सोफे पर पड़ी थी। इस रानी के कहने पर उसके हाथ पांव खोल दिए गए। इसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी। इस रानी चंद मिनट तक उसे चीनी जबान में कुछ समझाता रहा, मगर वो लड़की बराबर सर हिलाकर इनकार करती रही। आखिर में चीखने और कमरे से भागने की कोशिश करने लगी। इस रानी ने घूंसा मारकर लड़की को नीचे गिरा दिया। इसके मुंह से खून जारी हो गया। वो फर्श पर पड़ी पड़ी सिसकने और वहशतज़दा निगाहों से हमारी तरफ देखने लगी। इस रानी मुझे लेकर बाहर आ गया। उसने दरवाजा बाहर से बंद करके अपने माथे का पसीना पोंछा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, कल ही ताइवान से 6 लड़कियों का एक बीज मंगवाया है। हर दूसरे तीसरे महीने नई मंगानी पड़ती हैं, वरना कारोबार नहीं चलता। अगवा करके लाई गई हैं, इसलिए धंधा बिल्कुल नहीं जानती। एकदम अनाड़ी है। उसे कुछ मर्दों के हवाले करता हूं, तभी सीधी होगी। इसका घर बहुत उम्दा और छोटी सी पहाड़ी ढलवान पर वाक़ था। वहां से हांगकांग का सारा मंजर नजर आता। बीवी शारदा बहुत ही घरेलू और सीधी साधी औरत थी। 2 बच्चियां थीं, बड़ी प्यारी और मासूम। एक 10 साल की होगी, दूसरी कोई 12-13 बरस की। उसने मुझे बताया सबसे बड़ी लड़की की शादी हो चुकी। इसका खावंद अमेरिका में कारोबार करता है, सिंधी है। जुनूबी अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा है इसका। मेरी लड़की के 2 बच्चे भी हैं। वो बहुत खुश है अपने घर में। लड़का कोई नहीं? मैंने पूछा। लड़का ना हो तो मुक्ति कैसे होवे? वो जोर से हंसा। 2 लड़के हैं, मगर दोनों सियाने उम्र के। एक को फिलिपाइन में बिजनेस करके दिया है, दूसरा जापान में है। पी के वो चहकने लगा। भगवान ने सब कुछ दिया है मुझको। शारदा उसके करीब बैठी हमारी बातें सुनते पीले रंग की ऊन से एक स्वेटर बन रही थी। थोड़ी देर बाद शारदा ने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लाके मुझे दिखाई। एक खूबसूरत बेकल लड़की एक मोटे ताजिर के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर वो हमाकत भरी खुशी तारी थी, जो सिर्फ शादी के इब्तिदाई दिनों में नजर आती है। तभी वो हंसकर बोला, 35 साल हुए मैं हांगकांग आया था, $200 लेकर। आज 2 करोड़ से ज्यादा की जायदाद मेरे पास है। तुम एक आतिशफिशां पहाड़ के दहाने पर बैठे हो। हांगकांग 2 घंटे में चीन के पास जा सकता है। मैं बेवकूफ नहीं, इस रानी बोला। इसीलिए तो मैंने अपनी फर्म का सदर दफ्तर मनीला में खोल रखा है। सुखदास कव्वास का इंचार्ज बना दिया। बाकी सब बंदोबस्त ऐसा है कि मैं भी हांगकांग से 2 घंटे में जा सकता हूं। एक अजीब मुकद्दस मुसर्रत आमेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। वो बड़े इत्मीनान से अपने पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरते कह रहा था, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। खाना खा के हम काफी पी रहे थे कि दीवारी घड़ी ने 10 बजाए। इस रानी के मुंह से निकला, अरे काफी की प्याली उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। उसने जल्दी से चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया। शारदा दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे में गई और दौड़ी दौड़ी वापस आई। इसके हाथ नेता दरता बहुत से रूमाल पकड़ रखे थे। शारदा ने जल्दी से वो रूमाल इस रानी के घुटने पर रख दिए। मैंने देखा इतनी देर में इस रानी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। न सिर्फ चेहरा बल्कि उसकी हथेलियां भी भीग गई थीं। जल्द ही वो रूमाल लेकर अपनी आंखें साफ करने लगा, मगर आंसू थे कि इसकी बड़ी बड़ी आंखों से उबलते चले आ रहे थे। मैं हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। वो रूमाल से अपने आंसू साफ करते हुए बोला, तुमसे बातें करते हुए मुझे ख्याल नहीं रहा। क्या ख्याल नहीं रहा? कि वक्त आ गया है। कौन सा वक्त? वो कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, मुझे इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं, बस अगर कोई तकलीफ है तो यही, जूं ही रात के 10 बजे मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कभी घंटा भर, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे मेरी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। मगर क्यों? क्या मालूम। अमेरिका तक हो आया हूं इन आंखों के इलाज के लिए, मगर किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई। किसी डॉक्टर को मेरी बीमारी का पता नहीं चल सका। क्या होता है? बस आंसू बहते हैं।
बस आंसू बहते हैं और कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, और कोई तकलीफ नहीं होती। इसकी आंखें रो रही थीं, आंसू गालों पर बह रहे थे। वो बार बार रूमाल लगाकर अपनी आंखों को खुशक करता। आंसू बहकर निकलते चले आ रहे थे। यकायक मुझे उसका भीगा, आंसुओं में तर चेहरा, एक ऐसी लाश का चेहरा दिखाई दिया जो पानी में डूबी हो। फिर दूर किसी गहरे कुएं से मुझे एक लड़की की चीखें सुनाई देने लगीं। शायद ये आंखें एहतिजाज करती हैं। क्या? वो आंखें पोंछते पोंछते मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं समझा। कुछ नहीं, ये वो बीमारी है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने सर पर टोपी रख उसे सलाम किया और इस रानी और इसकी बीवी को हैरान ओ शश्तर छोड़कर बाहर निकल आया। खबा खाना की लड़की अब हंस रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी बॉट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।